आज मैं तेलंगाना राज्य के द्वितीय भाषा पाठ 5 लोकगीत पाठ लेकर आई हूँ। इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत यानी जनता के गीत। लोकगीत यानी क्या है? जनता के गीत, जो गांव और देहातों में विभिन्न संदर्भों में गाए जाने वाले गीत, इसे कहते हैं लोकगीत। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेंगे। तो लेखक परिचय देखिए आप। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय हिंदी के क्या माने जाते हैं? सुपरिचित रचनाकार है। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध लेखक है। तो इनका जन्म हुआ 1910 में और इन्होंने अपनी विशेष रूप से किसमें छाप छोड़ी है? विशेष रूप से किसमें अपनी पहचान बनाई है? इन्होंने कहानी में, कविता में, रिपोर्टाज यानी एक विशेष संदर्भ पर चर्चा करना, और निबंध, बाल साहित्य यानी बच्चों से संबंधित, ऐसे इसमें इन्होंने विशेष छाप छोड़ी है। तो विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने लेखक परिचय के बारे में जान लिया है। तो आगे हम चलते हैं विषय प्रवेश में। किसमें? विषय प्रवेश। तो विषय प्रवेश में क्या दिया गया देखिए कि हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। तो हमारी संस्कृति में किसका अटूट संबंध है? लोकगीत और संगीत का। तो हमारी जो सभ्यता है उसमें लोकगीतों का और संगीत का बहुत ही गहरा संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो मनोरंजन की दुनिया है उसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान है? लोकगीतों की। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से निरस हो जाता है। तो गीत संगीत नहीं होने पर मनुष्य का मन क्या हो जाता है? अगर वो खुश की जगह कैसा महसूस करने लगता है? उदास, दुख महसूस करने लगता है। तो प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो यहाँ पर हमें एक निबंध दिया गया है। तो उस निबंध में भारत की जो लोकगीत है उसके बारे में वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से विषय प्रवेश पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं, पाठ के बारे में जान लेंगे। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। ये इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो लोकगीत क्या है? अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता, लचकदार, एक ताज़ा, एक नया रूप और लोगों को प्रिय लगने वाला, इसमें शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो किससे भिन्न है ये? शास्त्रीय संगीत यानी पारंपरिक या क्लासिकल संगीत से ये अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। तो जो लोकगीत है वो क्या है? सीधे जनता के द्वारा तैयार किए गए संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। तो किसके गीत है ये? घर, गांव और नगर के जनता के गीत है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके लिए अभ्यास, साधना यानी अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है। त्यौहार और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। तो लोकगीत कब गाए जाते हैं? त्योहारों पर या विशेष मौक़ों पर इसे गाया जाता है। सदा से गाए जा रहे हैं। तो हमेशा से ये लोकगीत गाए जा रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। तो ये जो लोकगीत
की रचना की जाती है वो अधिकतर कौन करते हैं? गांव के लोग। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। तो इनकी जो गीतों की रचना की जाती है विशेष रूप से कौन भाग लेते हैं? स्त्रियां, यानी महिला भी इसमें विशेष रूप से भाग लेती है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोल, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो ये जो गीत है वो किसकी मदद से गाए जाते हैं? ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी, इसकी मदद से ये गाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र के नाम हैं। ठीक है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों में लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। तो आगे क्या कहा गया? एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। तो एक समय ऐसा भी था जो शास्त्रीय संगीत के सामने क्या समझा जाता था? हेय समझा जाता था, यानी कोई इनका महत्व न था, जो काम में न आने वाला है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ? हाल ही में इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। तो हाल ही में इसका बड़ा ही तिरस्कार किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों की नज़र किस ओर फिरी? साधारण जनता की ओर फिरी लोगों की नज़र। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही साधारण जनता की ओर नज़र फिरी तो इसमें परिवर्तन हुआ। किसमें? साहित्य और कला के क्षेत्र में। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे? अलग अलग बोलियों में लोक साहित्य और लोक गीतों का संग्रह करना, यानी उसे एकत्रित करने में कमर बांधी है। कमर बांधी यानी तैयार हुई है। तो संग्रह करने के लिए ये तैयार हो गए और इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। तो जो लोकगीतों का उन्होंने संग्रह किया, तो जितने भी संग्रह किए गए वो प्रकाशित भी होने लगे हैं, तो लोगों के सामने आने भी लगे ये गीत। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। तो आगे क्या कहा गया है कि लोकगीत कई प्रकार के हैं। तो उसमें से एक प्रकार ऐसा है कि वो बड़ा ही उज्जवल और सजीव है। तो इसे कौन गाते हैं? इस देश के आदिवासियों का संगीत है। यह किसका गीत है? आदिवासियों का संगीत कहा गया है। और मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। तो इस प्रकार स्थानों में मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, इसमें गोंड, खांड, भील, संताल आदि ऐसे संगीत फैले हुए हैं। तो इनके गीत और नाच अधिकतर कैसे होते हैं? साथ साथ बड़े बड़े दल बनाकर गाया करते हैं और नाचते हैं। तो 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। तो 20-20 या 30-30 आदमियों और औरतों का समूह, दल यानी समूह या ग्रुप भी कहा जा सकता है। तो एक दूसरे के जवाब में ये लोग गाते हैं। दो ग्रुप बनाकर एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। तो इस तरह से गाते समय दिशाएं क्या होने लगती है? गूंज उठती है। तो इनके गानों से वहाँ की दिशाएं भी क्या होने लगती है? गूंजने लगती है। तो आगे देखिए, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है।
इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। तो लोकगीत की जो भाषा है उसके संबंध में ऐसा कहा गया है कि ये जो लोकगीत है वो गांव और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। तो इसी कारण ये कैसे होते हैं, आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। तो खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ ऐसे गीत होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक ही होते हैं। तो इनका जो राग सुर है वो आकर्षक करता है, यानी बार बार उनका सुर हमें सुनने के लिए मन आकर्षित होता है। तो इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो इनका जो गीत है उसको सुनकर समझना ही उनका क्या है, भाषा की सफलता का कारण है। ठीक है, आगे। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। तो अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो अपने देश में किनकी गीत है, अधिकतर स्त्रियों के गीत है। अनंत यानी बहुत ही संख्या में स्त्रियों के गीत है हमारे देश में। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। तो ये जो गीत है वो लोकगीत ही है, लेकिन अधिकतर कौन गाती है, महिलाएं गाती है। तो इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। तो इसकी रचना भी अधिकतर महिलाएं ही करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्री से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। तो वैसे तो पुरुष भी यह गीत रचते हैं, लेकिन गाने वालों की कमी भी नहीं है। तो रचने वालों की और गाने वालों की कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः किससे है, स्त्री से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। तो इस दृष्टि से देखा गया तो भारत क्या है, सभी दिशा में कैसा है, सभी देशों से अलग है। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही है। क्योंकि अन्य देशों में क्या है, स्त्रियों के जो गीत है मर्दों या जनगीतों से अलग नहीं हैं, बल्कि मिले जुले ही है, इसलिए। ठीक है, तो आगे एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। तो विशेष रूप से क्या कहा गया है कि जो नारियों के गाने होते हैं वह साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, बल्कि कैसे गाए जाते हैं, एक दल बनाकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाने लगते हैं। तो सारी महिलाएं एक दल बनाकर क्या करने लगते हैं, एक साथ गाना शुरू करते हैं। लेकिन जो गाना गाते हैं तो कंठ सभी का आवाज़ एक जैसा, सुर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मेल हो जाता है। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे भले ही गाने लगते हैं। तो जब त्यौहार आता है या अच्छे मौके आते हैं तो उस समय ये दल के साथ बहुत ही अच्छा गा लेते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। तो गांव में और नगरों में क्या होती है, गाने वाली महिलाएं होती है। तो जब कभी भी किसी के घर में विवाह होता है या किसी का बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे अवसरों पर क्या करते हैं, उन्हें गाने के लिए बुलाया जाता है। तो सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। तो जब ऋतुएं आती है, वर्षा ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, तो ऐसे समय भी स्त्रियां क्या करने लगती है, बहुत ही उल्लासित होकर दल बांधकर क्या करती है, गाने लगती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। तो जब होली का त्यौहार आता है या बरसात का ऋतु आता है, कजरी यानी वर्षा ऋतु, तो ऐसे समय में उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। तो जिस तरह से वातावरण देखा जाता है, जिस तरह से सुना जाता है, वो उसी पर ही
उसे ही सुनकर गाना शुरू करती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो पूरब में किस तरह के गीत गाए जाते हैं? पूरब की बोलियों में अधिकतर, तो पूरब में रहने वाले जो लोगों की बोली है वो अधिकतर कौन सी है? मैथिली, कोकिल। तो ऐसे विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विद्यापति यानी एक शाब्दिक अर्थ है इसका ज्ञान, ठीक है। तो ऐसे गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। तो सारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा और आंध्र तक अपने अपने क्या हैं? विद्यापति है। तो अपने अपने स्थान के अनुसार, ज्ञान के अनुसार यह गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोल की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। तो स्त्रियां किस तरह से गाती है? ढोल की मदद से गाना गाती है। तो अधिकतर उनके गाने नाच के भी फूट होते हैं। तो जो गीत गाते हैं वो गीतों के साथ नाच भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। तो गुजरात का एक प्रकार का दल में गाया जाने वाला क्या है? गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। तो क्या करती है? जो गरबा है वो विशेष विधि से क्या करता है? एक घेरा बनाकर घूमते हुए औरतें गाने लगती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती गाती हैं। तो औरतों के साथ साथ जो लड़कियां होती है वो भी क्या करती है? बजाते हुए गाती है। जो बाजे का काम करती है, तो क्या करती है? बाजे का काम। तो इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। तो गाना भी चलता है और नाच भी साथ साथ में दोनों भी चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। तो वस्तुतः यह क्या है? गरबा नाच ही है। तो सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। तो जो गरबा है वो सभी इलाकों में क्या होने लगा है? लोगों को प्रिय लगने लगा है। तो इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। तो होली के अवसर पर, होली के मौके पर क्या करते हैं? ब्रज में क्या चलता है? रसिया चलता है, जो दल बनाकर लोग क्या करने लगते हैं? गाते हैं। और स्त्रियां विशेष तौर पर और कौन गाती है? दल बनाकर स्त्रियां। तो गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। तो जो गांव के गीत है उसमें वास्तव में देखा गया तो कई प्रकार है। तो जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, तो वह भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। तो जीवन में जिस तरह से सुख दुख आते रहता है इठला इठला कर, तो जिस तरह से थोड़ी देर में हम लोग खुश रहते हैं, थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं, तो जीवन में यह इठला इठला कर हमारा जीवन इस तरह से लहराता रहता है। तो ऐसे जीवन में क्या होता है? भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। तो ऐसे जीवन में हम लोग अगर खुशी से थोड़ा आनंद ले ले तो उसकी कोई कमी नहीं है। तो ऐसे स्रोत यानी सोर्स की कोई कमी नहीं है। तो उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। तो सुखमय जीवन के ही क्या है? वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। तो बहुत ही ऐसी संख्या में बहुत सारे गाने हैं जो प्रतीक बन गए हैं, सुखमय जीवन के प्रतीक बन गए हैं। ठीक है। तो भगवत शरण उपाध्याय के निबंध पर यह आधारित था पाठ। तो यह आपको लोकगीत बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आया है, मैं समझती हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।